नाम क्या है चैप्टर का? है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। तुम इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे हो, ओसीएम का नहीं। अरे मेरे प्रभु, जो तुमको नोट्स मिली है सेकंड नोट्स, वो ओसीएम की है, उसका मेरे को अभी कोई काम नहीं है। पहले इस पे शिफ्ट हो जाओ पुराने वाले पे। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनने वाला है मेरा? अरे फीचर्स ऑफ वांट्स, माँ कसम, है क्या फीचर्स ऑफ वांट्स? है क्या कुछ है? सोनी जी क्या होता है फीचर्स ऑफ वांट्स? पहला, वांट्स आर अनलिमिटेड। क्या क्या? वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, और वांट्स डिफर विथ जेंडर, वांट्स डिफर विथ एज, वांट्स डिफर विथ प्रेफरेंसेस, कल्चर, हाँ, सीजन, ओके। और ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनेगा मेरा आशना? क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल वांट्स, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट्स, नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी, ओके। और वैल्यू इन यूज, गुड गुड नहीं, वैल्यू इन यूज के साथ में और 2 चीजें है, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज, और एक वाटर। वाटर, दारू नहीं है रे, ये वाटर है। ज्वेलरी में क्या? डायमंड, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। अगर किसी भी चीज को वेल्थ कंसिडर करना है, अगर किसी भी चीज को वेल्थ कंसिडर करना है तो उसके पास में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? एक्सचेंज वैल्यू होना चाहिए, ओके। तो एक्सचेंज वैल्यू हो गया ना। चार चीजें होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, स्केर्सिटी होनी चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी होना चाहिए, एक्सटर्नैलिटी होना चाहिए, मतलब आप उसको एक्सटर्नली ट्रांसफर कर सकने चाहिए। अगर आप उसको एक्सटर्नली ट्रांसफर नहीं कर पाओगे तो आप उसको वेल्थ कंसिडर नहीं कर पाओगे। इसलिए हेल्थ को क्या हम वेल्थ कंसिडर कर सकते हैं? क्योंकि दैट इज नॉट एक्सटर्नल, ना ही आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। एंड सिंस आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, देयरफॉर उसको आप वेल्थ कंसिडर नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो। अच्छा, कल 2 टाइप्स ऑफ इनकम देखा था। एक बात बताओ, पहले तो 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़ा था कल। व्हाट आर दी 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम्स, माधव। There are 2 types of incomes. I am not saying there are 5 sources of incomes. I am saying there are 2 types of income. It starts with P. P for parrot. PDI, PI. Which is former and which is later? PI is former or PDI is former? PI is former. PDI is former and PI is later. Sure. क्या बोलती है? PI is former. ये देख, दगा दे दी। ये बोलती है PI पहले आता है। कंफर्म करवा, PI पहले आएगा क्या PDI पहले आएगा? PI। क्या बोलती है? PI पहले आएगा कि PDI पहले आएगा? PI। ऐसा क्यों हो रहा है आशना कि PI पहले आ रहा है और PDI बाद में आ रहा है? मतलब दोनों में क्या डिफरेंस जा रहा है? एग्जैक्टली। PI कैसे कैलकुलेट होता है? PI का फुल फॉर्म?
पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो आपके आ गई इनकम। इस इनकम, ये पूरी इनकम आपकी नहीं है, इसमें से अभी आपको टैक्सेस पे करने हैं। कौन से टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस हम पे नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हम किसी और के थ्रू पे करवाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वी डू नॉट पे, इसीलिए तो नाम उसका इनडायरेक्ट टैक्स है। सिर्फ एक ही टैक्स है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन एवरी एंड, मतलब लास्ट डे ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। मैंने क्या बोला? इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। अब तुमको फाइनेंशियल ईयर पता है क्या क्या होता है? तुम्हारे लिए ईयर कौन सा होता है? हम इंडियंस के लिए बहुत ईयर होता है। देखो, गुड़ी पड़वा पे एक हैप्पी न्यू ईयर होता है, दिवाली के बाद में एक हैप्पी न्यू ईयर होता है, ईद के बाद में एक हैप्पी न्यू ईयर होता है, क्रिसमस पे एक हैप्पी न्यू ईयर होता है, 31 दिसंबर को एक हैप्पी न्यू ईयर होता है। दीज आर ऑल कैलेंडर एंड फेस्टिवल ईयर्स। बट इकोनॉमिक्स में या पूरे तुम्हारे कॉमर्स की बात कर लो तो कॉमर्स में कैलेंडर ईयर की या फेस्टिवल ईयर की कोई इज्जत नहीं होती है। पूरे इकोनॉमिक्स में, पूरे कॉमर्स में हमेशा तुम जो ईयर पढ़ोगे दैट विल बी अ फाइनेंशियल ईयर। Financial year starts on 1st of April of every year and it sets on 31st of March of the following year। मतलब अगर मैं इस साल की बात करूं, हम अभी करंटली कहां खड़े हैं? आज की डेट क्या है? 15 जून 2023। मैं कौन से फाइनेंशियल ईयर में खड़ा हूं? 23-24। 23-24 ये फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ था? 1st of April 2023 and it will sets on 31st of March 2000। समझ में आया? तो इसलिए इनकम टैक्स जो है वो क्या बोलता है कि आप साल भर में पूरी इनकम कमा लो, आप साल भर में पूरी इनकम कमा लो और लास्ट में अपना इनकम टैक्स गिन लो। तो लास्ट में मतलब कौन से दिन में हम इनकम टैक्स गिनते हैं? 31st ऑफ मार्च। जैसे अभी लास्ट 31st ऑफ मार्च अभी अभी गया है, अभी तो गया 2023 का, उसका इनकम टैक्स रिटर्न या उसका टैक्स पेमेंट अब होगा 31 जुलाई तक। उसका ड्यू डेट होता है 31 ऑफ जुलाई। लर्न नहीं करना है, सिर्फ तुमको बता रहा हूं कि 31 ऑफ जुलाई तक उसका ड्यू डेट होता है। तो अभी पिछले साल मतलब 2022-23, सही बोल रहा हूं मैं, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मैंने जितनी भी इनकम कमाई होगी उसका इनकम टैक्स किसको पे करना है? कोई और पे करेगा मेरे बिहाफ पे? ना सर, आप ही को पे करना है। इसीलिए अगर 31 मार्च को आपके बैंक में बैलेंस दिखता है 5 लाख रुपए का, तो सर आप 5 लाख रुपए खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि इस 5 लाख पे पहले आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। सर गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना पड़ता है? कल एक रेट बताया था 30%, अप्रॉक्स 30% होता है। तो 5 लाख का 30% इज 1,50,000। सर पहले 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे कर दो, 31 जुलाई तक कभी भी कर सकते हो। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि आप 31 जुलाई को करो, गवर्नमेंट तो चाहेगी जितना जल्दी पेमेंट कर सको उतना अच्छा है। तो आप 31 जुलाई के पहले कभी भी पेमेंट कर लो। अब आपके बैंक में कितना बैलेंस बचा है? 5 लाख में से 1.5 लाख तो आपने टैक्स भर दिया, अब कितना बचा? 3,50,000। ये आपका पीडीआई है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इस 3.5 लाख से आप दुबई घूम के आ जाओ, इस 3.5 लाख से आप कहीं और घूम कर आ जाओ, आप गाड़ी खरीद लो, उड़ा दो, फेंक, आपको जो करना है करो। 5 लाख तुम्हारे थे क्या? नहीं सर, 3.5 लाख आपके। 5 लाख इज माई पीआई, पर्सनल इनकम, बट उसमें से माइनस करूंगा कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। तो मुझे क्या मिला? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर इस दुनिया में कोई चीज प्रोड्यूस हुई ही नहीं होती तो क्या तुम उस चीज का यूज कर सकते? गुड्स की बात करो, सर्विस प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती, सर्विस आपके ब्रेन में होती है। लेकिन अगर पेपर इन्वेंट ही नहीं हुआ होता तो तुम्हारे पास में बुक्स होती। अगर क्लॉथ इन्वेंट ही, मतलब कॉटन इन्वेंट ही ना हुआ होता तो हमारे पास में कपड़े होते, हमारे पास में दूसरी चीजें होती। मतलब सीधी सी बात है, कोई भी चीज को यूटिलाइज करने के लिए या यूज करने के लिए उसका प्रोडक्शन होना जरूरी है। प्रोडक्शन हमको करना है, ये क्या मैंडेटरी हो गया? चलो भाई, हमने ये बात समझ ली कि हमको कोई भी चीज के लिए प्रोडक्शन इसेंशियल है, प्रोडक्शन इज मैंडेटरी। कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना है, मैं लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मुझे वॉच प्रोड्यूस करना है, आई एम अ बोट कंपनी, अमन गुप्ता बोट कंपनी है, मुझे वॉच प्रोड्यूस करना है। मुझे क्या क्या लगेगा वॉच प्रोड्यूस करने के लिए? हाँ, मेटल, परफेक्ट, चलो मेटल, लेदर, ओके,
फायर, वायर, अच्छा इंटरनल वायर्स, ओके। मतलब मैं इसको कलेक्टिवली एक काम करूं, मटेरियल बोल दूं, ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल, ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट मटेरियल, जो भी एक वॉच मैन्युफैक्चर करने को जो भी इनपुट लगता है वो मटेरियल, ओके। और वो अमन गुप्ता घर पे बैठकर बनाता होगा ना घड़ी, तो फैक्ट्री लगने वाली है, ओके फैक्ट्री। तो फैक्ट्री कहां पे रहेगी? हवा में, हवा में रहती होगी ना फैक्ट्री, फ्लाइंग फैक्ट्री, लैंड। अमन गुप्ता रोज सुबह 6 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, अपने फैक्ट्री में जाता है, वहां पे सारी मशीनरीज वगैरह असेंबल करता है और खुद घड़ी बनाना चालू करता है। वर्कर भी लगेंगे, तुमको पता है मटेरियल मार्केट में अवेलेबल होता है कि नहीं होता है? हाँ, एक्सपेंसेस, हाँ राइट। तो मटेरियल अवेलेबल होता है कि नहीं होता है? कि ओ माय गॉड मेटल लेना है, कहाँ से लेवे? पाइली की 50 दुकानें मिल जाएगी। ओ माय गॉड वायर कहाँ से लेवे? सब जगह मिलता है। तो अमन गुप्ता क्या करता होगा, देखो उसको आज बनाना है, नो वो सॉरी, आज तो उसको नहीं बनाना, अब तुम्हारे पास में लेबर आ गया। तब उसको समझ में आया भाई मुझे मेटल लगेगा, तो वो क्या करेगा, एक सोनी मेटल दुकान में जाएगा, सोनी मेटल वाले को बोलेगा भाई मुझे इतने एमएम का मेटल चाहिए। सोनी मेटल वाले उसको ऐसा मेटल निकाल के देंगे, वो मेटल उठाएगा और चला जाएगा, बाय। गाली देगा वो पीछे से, पैसे कौन देगा? काका जी तुम्हारे। तो मतलब कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले तो क्या लगने वाला है मेरे को? कैपिटल, पैसा। पैसा, पैसे को इकोनॉमिक्स में कैपिटल बोला जाता है। ये तुम्हारा दिल्ली नहीं है रही। इन कॉमर्स कैपिटल का मतलब होता है पैसा। इसलिए तुम कभी भी सुनोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तुमको अगर मैंने 10,000 रुपए दिए और तुमने उस 10,000 रुपए में कपड़े खरीद लिए, ये तुम्हारा खर्चा हो गया। लेकिन उस 10,000 रुपए में तुमने गोल्ड खरीदा, क्या वो तुम्हारा खर्चा हुआ? दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। ऐसी चीज जो आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए होती है उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसी चीज जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ नहीं है, आज तुमने कपड़े खरीदे, कल तुम बोर हो जाओगे। और आज तुमने अगर 2,000 का कपड़ा खरीदा तो कल उसका वैल्यू का 2,100 रुपए हो गई क्या? ओ माय गॉड, माधव ने पहना तो इसकी वैल्यू 100 रुपए से बढ़ गई। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, वो ऐसा हम सेलिब्रिटी है कि दिल्ली ये पुकारे आ जाओ कि ड्रेस 2 लाख रुपए में बिकने लग जावे। पता भी है कि नहीं है? भाई भगवान, कौन सा इंस्टा चलाते क्या मालूम। तो अनलेस एंड अनटिल वो चीज स्केयर हो तभी वेल्थ मानी जाएगी। कपड़ा स्केयर है क्या? भले यूटिलिटी, बट वो स्केयर है क्या? नहीं सर, उसकी इसलिए उसको वेल्थ नहीं कंसिडर की जाएगी। अगर वेल्थ कंसिडर की होती तो तुम्हारी बैलेंस शीट सिर्फ कपड़ों से भरी होती। करेक्ट। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है, दैट इज अ नॉमिनल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मेरे को रेवेन्यू कैपिटल नहीं समझाना, मुझे तो वर्ड कैपिटल से मतलब है। कैपिटल का मतलब होता है जिस चीज से आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो और जिस चीज से आपकी वैल्यू नेटवर्थ बढ़ती हो, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सॉर्टेड यहां तक? पक्का? तो पहला तुमने बोला सर मुझे लैंड लगेगा, सेकंड मुझे लेबर लगेगा, थर्ड मुझे कैपिटल लगेगा। एक और चीज लगती है, उस चीज को बोला जाता है कि आपकी कंपनी को डायरेक्शन मिल रहा है, वही हमारा ओसीएम होता है एक्चुअल में। आगे जाके पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, कंपनी का नाम सुना तुमने? कोडैक। कोडैक कंपनी का कभी नाम सुना? नहीं सुना तो ना बोल दो। कोडैक 1950s में एक इंसान ने ये सोचा कि यार हम जो चीज देख रहे हैं कितना अच्छा होता कि ये चीजों को हम अभी तो जी ले लेकिन बाद में भी जी सके। बट एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को आप कैप्चर, मतलब एक्सपीरियंस को आप स्टोर तो नहीं कर सकते हो। तो उसने सोचा एक काम करते हैं, मैं है ना एक ऐसा रेडी टू यूज एक डिवाइस बनाता हूं जिसमें से आप फोटोज क्लिक कर सकते हो। उसको हम आज के जमाने में कैमरा बोलते हैं। तो कोडैक कंपनी ने एक डिवाइस, कैमरा पहले भी थे बट कैमरा पहले बहुत यूज होते थे और वो पर्सनल यूज नहीं होते थे, इतने हैंडी नहीं होते थे कि आप जेब में लेकर घूम सको उसको। तो कोडैक कंपनी ने वो सोचा कि मैं इस फोटोग्राफिक इमेज इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज करता हूं और इस चीज के लिए मैं एक ऐसा डिवाइस बनाता हूं जिसमें आप फोटो क्लिक कर सकते हो।
तो आई डोंट नो तुमने देखा नहीं देखा है, पहले के टाइम पर जो कैमराज आते थे ना उसमें रील होती थी, ऐसा नेगेटिव रील होता था, उसको डेवलप करवाना पड़ता था। ऐसे रेड लाइट एक रूम होता था, क्योंकि नॉर्मल एक्सपोजर दिया कि वो रील खराब हो जाती थी। ठीक है, तो उसको आप ये करो, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाओ और उसका फोटो फ्रेम करवाओ या फोटोज निकाल के रखो। उस टाइम पे 1950s में, मेरे को एक बात बताओ, आज 1 लाख की कीमत है क्या? नहीं है। दे दो मेरे को, जिसको जिसको 1 लाख की कीमत नहीं है दे दो। है क्या तुम्हारे पास 1 लाख है क्या? माँ बाप के पास नहीं, तुम्हारे पास 1 लाख है। तुम्हारे पास 10 रुपए है क्या? तो 10 रुपए की इज्जत नहीं है। और 1 लाख है क्या? 1 लाख की वैल्यू है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 लाख में बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो, अरे लेकिन बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो यार, सारी नहीं खरीद पाओ तो भी। 2023 में 1 लाख की कीमत है, तो 2010 में 1 लाख की कीमत ज्यादा होगी या कम होगी? 1980s में ज्यादा होगी कि कम होगी? 1950 में बहुत ज्यादा। उस टाइम पर कोडैक कंपनी का सालाना एक्सपेंस ऑन लेबर, मतलब जो एक्सपेंसेस सैलरी वगैरह पे करते हैं, दैट वाज $5 करोड़। कब बात कर रहा हूं मैं? 1950 की। एंड दैट वाज द ओनली कंपनी इन द इंडस्ट्री जो मार्केट को लीड करती थी। और आज तुमको कोडैक का नाम भी नहीं पता। एक कंपनी थी जो मार्केट को एक तरफा चलाती थी मोबाइल फोन कंपनी में, जिसका नाम था नोकिया। आज पूरे इसमें से एक के भी पास में नोकिया का फोन है क्या? एक कंपनी थी जिसको पहनना, मतलब वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसको पहनना अपने आप में एक शान माना जाता था। मतलब बोला जाता था कि उस भाई साहब के पास में राडो कंपनी की वॉच है। कभी नाम सुना होगा तो, राडो। आज भी आती है वॉच, लेकिन किसी के पास में है क्या? रोलेक्स नाम सुना तुमने? उससे भी महंगा ब्रांड है राडो। सुना किसी ने? लेकिन है किसी के पास? बैंकरप्ट हो चुकी है कंपनी। तो सर प्रॉब्लम यह है कि हर कंपनी उतना ही चलेगी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कंपनी को चलाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अगर आपको कंपनी, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, तुमने बीच में न्यूज सुनी थी अदानी एंटरप्राइजेस के लिए, बहुत बैकस्लैशेस हुए थे उसके ऊपर कि उसने बहुत सारा फ्रॉड किया, ये किया वो किया। उससे ज्यादा फ्रॉड अंबानी करता है, पता भी है तुमको? अंबानी के वजह से, अंबानी मतलब मुकेश अंबानी नहीं, उनके पप्पा जो फाउंडर है, कौन थे? धीरूभाई जी अंबानी। धीरूभाई अंबानी का इतना मास्टरमाइंड था कि उन्होंने इंडिया की डेफिनेशन चेंज करवा दी एक्ट्स में। तुम्हारे हिसाब से इंडिया की डेफिनेशन क्या होती है? सर जो हमको इंडिया दिखता है वो थोड़ा बहुत पानी, और तो अपने थोड़े आइलैंड्स ना। धीरूभाई अंबानी की वजह से हमारी डेफिनेशन ऐसे हो गई कि जमीन हमारा, उसके नीचे की सॉइल हमारी, उसके ऊपर का पानी हमारा, और इंडिया के ऊपर की हवा भी हमारी। ऐसा उनको डेफिनेशन में लिखना पड़ा, क्योंकि धीरूभाई अंबानी यही सारी चीजों को यूज करके लॉ में लूप होल्स निकाल के अपने कंपनी का सालाना 1000-2000 करोड़ का टैक्स बचाते थे। और ये गवर्नमेंट को तब समझ में आया जब गवर्नमेंट बैंकरप्ट होने लग गई। इसीलिए कंपनी कितनी सक्सेसफुल है और कंपनी कितनी बर्बाद है, ये उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा क्या? जरूरी नहीं है। उसके मजदूरों पर डिपेंड करेगा क्या? जरूरी नहीं है। वो कहां पे लोकेशन है, उसका लोकेटेड कहां है लैंड पे, उस पर करेगा क्या? जरूरी नहीं है। बट उस कंपनी को चलाने वाला आदमी कौन है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि बट ऑफ कोर्स अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी क्रिकेट टीम में कैप्टन का रोल ही क्या होता? अगर हम मैच हार रहे हैं तो हम कैप्टन को गाली दे रहे हैं, ना कि बॉलर को या ना कि बैट्समैन को गाली दे रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि एक कैप्टन है जो सारी चीजों को प्रॉपर प्ले करता है। हर ऑर्केस्ट्रा में सारे इंडिविजुअल लोग अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। ये फ्लूट बजाएगी, ये वायलिन बजाएगी, वो गिटार बजाएगी, कुछ और बजाएगा, कुछ और बजाएगा, लेकिन सामने एक इंसान रहेगा जो ब्लैक कोट में रहेगा और वो ऐसे ऐसे करता रहेगा। आजा आजा, वो ऐसा, उसका क्या काम है? क्या के लिए कर रहा है? मस्ती। और इसको क्या मजा आ रही है ऐसे ऐसे करने में? डांस कर रहा है क्या? ना। Everybody is playing their instrument, but this person is playing the orchestra. There's a difference. इसी के लिए कंपनी का सबसे बड़ा फैक्टर जिस पर आपका प्रोडक्शन डिपेंड करता है, दैट इज एंटरप्रेन्योर। इसको एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हो, जो भी हो। तो इसीलिए प्रोडक्शन के लिए these are the 4 factors that are responsible for production. कौन कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। प्लीज रिपीट करना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर।
दीज आर दी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. समझ में आ रही है तुम्हारी बात? व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? अच्छा, अब इनका अपना अपना एक मोटिव रहेगा. जैसे लैंड का मोटिव क्या होता है? रेंट चार्ज करना. लैंड पे मुझे क्या चाहिए रहेगा? रेंट. अगर कोई इंसान बोलता है कि मुझे लैंड चाहिए या मेरे को लैंड खरीदना है, वो क्यों खरीद रहा है? उससे प्रॉफिट कमाने के लिए. लेकिन प्रॉफिट कब कमाएगा? जब लैंड को बेचेगा तब. एज ऑफ नाउ अगर तुमको कोई बोलता है खाली लैंड का तुमको 10,000 रुपया महीना मिलेगा, तुम दोगे कि नहीं दोगे? मतलब तुमने एक लैंड खरीद ली. मेरे पास में एक लैंड है, चलो मेरे पास में लैंड है और मैं 2 ऑप्शन दिया जा रहा है मेरे को. एक लैंड है वो उसको वैसे ही पड़े रखो. सेकेंड ऑप्शन, इस लैंड को किसी को रेंट पे दे दो, वो तेरे को 10,000 रुपया महीना देगा. क्या ऑप्ट करोगे तुम? क्या ऑप्ट करोगे तुम? रेंट चार्ज चाहिए. वही तो कॉन्सेप्ट है क्रिकेट टर्फ का. अमरावती में टर्फ है, पता है? बॉक्स क्रिकेट जिसको बोलते हैं. मां कसम. ए तुम अमरावती से हो? किधर से हो रहे? ऐसा एक ऐसा ग्राउंड होता है, उस पर आर्टिफिशियल घास बिछाई जाती है, उस पर ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है नेट का, और उसके अंदर आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वो खेलो. ये क्यों चार्ज हुआ? ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि लोगों को समझ में आया यार लैंड खाली पड़ा है, लोगों के पास में ग्राउंड ही नहीं है. एक साइंस कोर ग्राउंड था तो उस पर तंबू डाल के साले मेले प्रदर्शनी लगने लग गई. तो खेलने के लिए हमारे पास में ग्राउंड ही नहीं है. दूसरा ग्राउंड था पुलिस मैदान, वहां पे पुलिसों की भर्ती शुरू हो जाती है पूरे दिन. मालटेकड़ी के पीछे वाला है, अमरावती में है. फ्रूट का नाम है, जान दो. कुछ नहीं, मालटेकड़ी क्या है? फ्रूट का नाम है, जान दो. तो लोगों को समझ में आया कि यार लोगों के पास में खेलने के लिए ग्राउंड ही नहीं है. तो उन्होंने क्या बोला कि भाई मेरा ग्राउंड खाली पड़ा है. एज सच कोई पैसा मिल रहा है कि मुझे उस ग्राउंड से? डेड पड़ा है, डेड इन्वेस्टमेंट है मेरी. मैंने वो ग्राउंड खरीदा होगा 40 लाख रुपए में. अरे मुझे कुछ पैसा मिल रहा है क्या? अरे सर आपका 40 लाख का लिया हुआ 2 करोड़ की जमीन हो गई. अबे वो तो बेचूंगा तब ना, अभी पड़े पड़े मेरे अकाउंट में थोड़ी कोई पैसे आ रहे हैं. तो मैंने क्या किया? खाली जमीन से पैसा निकालना शुरू किया. दैट इज नथिंग बट आई एम चार्जिंग द रेंट. वो पर आर बेसिस पे, इसके लिए उसको रेंट की डेफिनेशन में नहीं डाला गया, बट है तो वो रेंट ही ना. आप खाली जमीन से कितना पैसा कमा रहे हो? तो लैंड लेने का मोटिव क्या होता है? रेंट. सेकंड हमारा लेबर. लेबर क्यों काम करता है? सर उसको मजा आता है. पैसों के लिए. जब मैं किसी मजदूर को पैसा दूंगा, या सॉरी, जब मैं किसी एक एम्प्लॉय को पैसा दूंगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेबर एंड एम्प्लॉय. अगर पढ़ा लिखा इंसान तुम्हारे पास में काम करता है, दैट इज एन एम्प्लॉय. तो उसको जो मैं पैसा दूंगा दैट इज कॉल्ड एज सैलरी. बट जब एक अनपढ़ इंसान या ऐसा इंसान जो मजदूरी वाला काम कर रहा है, जिसको हम मजदूर बोलते हैं, दैट इज लेबर, अगर वो आपके पास काम कर रहा है और उसके लिए आप पैसा दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज वेजेस. तो लैंड का मोटिव क्या है? रेंट. लेबर का मोटिव क्या है? कैपिटल, मतलब पैसा. पैसे का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट. सेकेंडरी. प्रॉफिट तो उसी का होगा जो धंधा कर रहा हो. बिजनेस में प्रॉफिट होता है ना. जॉब में कभी प्रॉफिट होता है क्या? जॉब में कभी प्रॉफिट होता है? तो पैसा तो जॉब में भी है, पैसा तो बिजनेस में भी है. तो मैं बिजनेस में पैसे को प्रॉफिट से कंसिडर नहीं कर सकता हूं. मैं कैपिटल को करूंगा इंटरेस्ट. मेरे पैसे का मुझे ब्याज मिले. तुम बैंक में पैसा क्यों रखते हो? मजा आती है. मजा काहे की आती है उसमें? तुमको क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए. इसलिए तो तुम जब लोन लेते हो तो तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. वाइबल है. इसीलिए लैंड पे क्या मोटिव होता है? लैंड पे रेंट. लेबर का मोटिव, कैपिटल का मोटिव. और एक एंटरप्रेन्योर क्यों काम करता है? अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए. एंटरप्रेन्योर का बिजनेस हमेशा प्रॉफिट मोटिव रहेगा. तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड पे क्या मिलेगा? रेंट. लेबर पे क्या मिलेगा? वेजेस. एंटरप्रेन्योर पे क्या मिलेगा? प्रॉफिट, इंटरेस्ट. कैपिटल पे क्या मिलेगा? क्लियर है? पक्का? चलो. हाँ भाई. हाँ, खुशी रीड करना.
बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ उसको भी मैं लैंड बोलूंगा, बट ऑफ कोर्स अगर मैं पानी में से या समंदर में से पर्ल निकाल रहा हूं तो मैं क्या लैंड से पैसा नहीं निकाल रहा हूं? सर वो तो समंदर हुआ। अबे तो समंदर को कहीं तो डेप्थ होगी ना, कहीं तो स्टॉप होगा ना, दैट इज कॉल्ड एज ए लैंड। तो एनीथिंग अबव द अर्थ और बिलो द अर्थ दैट विल बी टर्म्ड एज ए लैंड ओनली। ओके, underline land earns the rent in the productive activity. Okay, second is, अच्छा fill in the blanks आता है, which is the natural factor of production dash। नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नेचुरल है, उसमें तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेबर ऐसे मिल जाता क्या? घर में काम वाली बाई तो भी मिलती क्या तुम्हारी मम्मी को? अगर 2 दिन के लिए काम वाली बाई नहीं आई तो एंटरप्रेन्योर मिल जाते क्या? सारे लोग यहाँ पे बिजनेसमैन ही है क्या? पैसा सबको पास में अवेलेबल है क्या? दो ना मेरे को 2 करोड़ रुपए दो ना। सर वो मांगना पड़ेगा, बट लैंड अवेलेबल है, अवेलेबल है। हाँ, अब किसी की ओनरशिप होगी तो उसके घर में जाके फैक्ट्री मत शुरू कर देना, बट आइडियली लैंड अवेलेबल है, उस पर किसी भी ह्यूमन बीइंग को मेहनत करनी पड़ रही है क्या? तो विच इज द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड। ठीक है, हाँ। लेबर, करेक्ट। क्या मिलता है कैपिटल पे हमको? इंटरेस्ट। ओके, करेक्ट। स्पेलिंग बराबर लिखना रे, नहीं तो भगवान जाने, माँ कसम क्या स्पेलिंग लिख कर आते हो तुम एंटरप्रेन्योर के एंटरप्रेन्योर पर, क्या भगवान जाने क्या लिख कर आते हो, चाइनीज लिख कर आते हो वहाँ पे। स्पेलिंग बराबर लिखना, स्पेलिंग के मार्क्स कटेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ हाँ, अंडरलाइन इज द रियल कैप्टन ऑफ एवरीथिंग ऑफ द इंडस्ट्री। हाँ, एंटरप्रेन्योर का काम ही क्या है? उसको तो प्रॉफिट कमाना है, उसको तो अपनी कंपनी को आगे लेकर जाना है, वो कंपनी को आगे लेकर जाएगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब मुकेश अंबानी ये बोलता है मुकेश अंबानी भी मजदूर है, ये देख इसने बोला ही इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मजदूर। करेक्ट, लेकिन एक बात बताओ, मुकेश अंबानी ने ज्यादा काम करना चाहिए या कम काम करना चाहिए? कम। क्यों? अरे मतलब मजदूरी वाला काम नहीं, मैं बोल रहा हूं मेहनत हो, ब्रेन वाइज काम हो, स्ट्रेटेजिक वाला काम हो, ज्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए? तुमको क्या फायदा है उससे? वो करे नहीं करे, नहीं करेगा। मैं बोलता हूँ वो बैठ गया, उसने बोला मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरा बेटा भी रिटायर, मेरी बेटी भी रिटायर, मेरा पूरा खानदान रिटायर, तुमको क्या फर्क पड़ने वाला है उससे? इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। कैसे? सर रिलायंस पूरे जीडीपी का, मतलब जीडीपी का मतलब होता है नेशनल इनकम का 3% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब अगर पूरा देश मिलके, मतलब हमारा पैसा प्लस गवर्नमेंट का पैसा प्लस पैसा रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अगर पूरे देश में 100 रुपए आता होगा, उसमें का 3 रुपए सिर्फ अकेला मुकेश अंबानी देता है। समझ में आ रहा है तुमको? हमारी कंट्री की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसका 3% ओनली अंबानी पेस, अंबानी मतलब रिलायंस पेस। प्लस सर रिलायंस कंपनी में कितने ओनर्स है? रिलायंस कंपनी का ओनर कौन होता है? कौन है रिलायंस कंपनी का ओनर? मुकेश अंबानी, अंबानी फैमिली, अंबानी फैमिली। रॉन्ग, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। दिस इज आर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का पूरा सब्जेक्ट एसपी, कि सर कंपनी का रियल ओनर उसका फाउंडर नहीं होता है, ना ही उसके बच्चे, ना ही उसके बच्चे के बच्चे, ना ही उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे बच्चे, ना उस कंपनी का, किसी भी लिस्टेड कंपनी का, एनी कंपनी विच इज लिस्टेड, लिस्टेड का मतलब है उसका नाम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। जैसे तुमने एक स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। क्या आरजी क्लासेस तुमको BSE के लिस्ट पे दिखता है? ना, बिकॉज आरजी क्लासेस इज नॉट लिस्टेड। बट क्या तुमको रिलायंस का नाम दिखता है
Yes, because it is a listed, and any company which is listed, which has listed itself on a Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange or Delhi Stock Exchange or Pune Stock Exchange or Goa Stock Exchange or Ulhasnagar Stock Exchange, there are total 24 stock exchanges in India. Any company which has listed itself on a stock exchange is called as a listed company. और जब भी कोई लिस्टेड कंपनी होती है, उसका रियल ओनर उसका फाउंडर नहीं होता है, उसका रियल ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं. समझ में आया क्या? तो एंटरप्रेन्योर का मोटिव क्या है कि सर मैं अकेला नहीं कमाऊं, क्योंकि जब मैं कमाऊंगा तो वो पैसा मेरा नहीं है, वो पैसा शेयर होल्डर्स का है. तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. शेयर होल्डर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आज दिन तक अगर पलक ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते रिलायंस में, उसको लग रहा है कि यार मजा आ रहा है यार, 10 लाख रुपए पे मैं एफडी बना सकती थी 10 लाख रुपए की, या मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए का, मैं एफडी बनाती तो मुझे रिटर्न मिलता 5% पर एनम. करेक्ट. 10 लाख रुपए का 5% निकालना है. 5% तो नहीं निकाल सकते, 10% तो निकाल सकते हो ना. तो 10 लाख का 10% विल बी, एक जीरो हटा दो 1 लाख. बट हमको 10 चाहिए 5 चाहिए, तो 10 और 5 में कितने का डिफरेंस है? हाफ का. तो 10 लाख का हाफ कितना होगा? 5 लाख. एक मिनट, सॉरी, 10 लाख का 1 लाख, 1 लाख का आधा 50,000. तो सर अगर मैं एफडी में पैसा डालती तो मुझे साल के एंड में कितना मिलता? 50,000. और मैंने रिलायंस में पैसा डाला तो मुझे मिल गए 70,000, 70,000. अब पलक क्या बोलेगी? अब मेरे पास, पलक के पास में और 15 लाख रुपए आए. अब पलक के पास में वापस वही ऑप्शन है, या तो वो एफडी में डाले या तो वो रिलायंस में डाले. कहां डालेगी? तो काम किया एंटरप्रेन्योर ने, कॉन्फिडेंस बढ़ा एंड कंज्यूमर का या इन्वेस्टर का. लॉजिक समझ में आया? तो एंटरप्रेन्योर का मोटिव भी वही होता है कि मैं अपने कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दूं. कंपनी का प्रॉफिट मतलब ही शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट, क्योंकि यही प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बढ़ता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. कभी वर्ड सुना है डिविडेंड? कि सर हमको इस शेयर पे डिविडेंड मिला है. डिविडेंड इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कंपनी. विच कंपनी? लिस्टेड कंपनी. क्योंकि लिस्टेड कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा देगी. मैं पैसा तुम लोगों में बांटूंगा क्या? आई एम नॉट लिस्टेड कंपनी, यू हैव नॉट इन्वेस्टेड इन आरजी क्लासेस. बट अगर आप आरजी क्लासेस में इन्वेस्ट करते, मतलब मैंने अगर पब्लिक से पैसा लिया होता तो मेरी पब्लिक कंपनी बन जाती. और अगर मेरी कंपनी पब्लिक है तो शायद मुझे लिस्ट करवाना पड़ता. तो मैंने आरजी क्लासेस ने जो भी प्रॉफिट कमाया होता वो मैं तुम लोगों में बांटता, क्योंकि मैंने प्रॉफिट किसके पैसों से कमाया? तुम्हारी पैसों से. तुम पैसा नहीं देते तो मैं धंधा कैसे करता? लॉजिक समझा क्या? बट एज ऑफ नाउ आरजी क्लासेस ने तुम लोगों से पैसा लिया क्या? जब तुमसे पैसा लिया नहीं तो तुमको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा क्यों? समझ में आया? पक्का? चलो, हाँ सॉरी ये कर गया. चलो सर, प्रोडक्शन कर दिया, हमारे पास में A1 क्वालिटी की वॉच रेडी हो गई बाय यूजिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड पे हमको क्या चाहिए होता है? लेबर पे क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर पे क्या चाहिए? पीछे, हाँ, एंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट. और कैपिटल पे क्या चाहिए? कुशल, कैपिटल इंटरेस्ट. करेक्ट. तो मैंने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके मस्त वाली एक वॉच तो बना ली. हो गया, प्रॉफिट हो गया मेरे को. अरे बन गई ना, कितनी मस्त वाली वॉच बनी है पगलो. अरे सर दुकान में भेजो तो सही बेचने के लिए, क्या फैक्ट्री से आके लोग लेकर जाएंगे? सेकेंड एलिमेंट विल बी माई डिस्ट्रीब्यूशन. सर जब तक मैं उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा तब तक एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगा कैसे? समझ में आया क्या? सर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, सारी दुकानों में मैंने वॉचेस भेज दी, हो गया प्रॉफिट? अबे क्यों? क्यों? पैसा आने का छोड़ो, लोगों ने खरीदा भी क्या वो तो पूछो. दुकानों में पड़ा है स्टॉक में, लोगों ने खरीदा ही नहीं, कैसे प्रॉफिट होगा? खरीदने तो दो, कंज्यूम तो करने दो कंज्यूमर को. जब तक वो कंज्यूम नहीं करेगा पैसा कहां से मिलेगा? समझ में आया क्या? पक्का? चलो एक बार पढ़ते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ खुशी.
हमको पता ही है ये चीज। सेकंड, सर एक्सचेंज करो। मेरे को एक बात बताओ, आपने क्या बोला कि सर अभी आपको मैंने दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, आपने क्या बोला प्रॉफिट हुआ क्या? क्यों? क्योंकि सर अब तक के लोगों ने कंज्यूम नहीं किया। मैं बोलता हूँ एक दोस्त आया, मेरी दुकान थी, एक दोस्त आया मेरे पास में, दोस्त आया और बोला कि मेरे को ये वॉच दे दे, मैं तेरे को पैसे 2 दिन बाद दिलवाता हूँ, या मेरे को पसंद आई तो मैं वॉच लूंगा। तो इसने वॉच लेकर चला गया, सोनी जी आए थे वॉच लेकर चले गए, क्या इसने कंज्यूम किया? आइडियली इसने कंज्यूम कर लिया, वॉच ले लिया, बट फिर भी मेरे को प्रॉफिट हुआ क्या? क्यों? पैसे कहाँ दिए? मॉनेटरी एक्सचेंज कहाँ हुआ? जब तक मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होगा, इसने कंज्यूम कर भी लिया तो फायदा क्या? उधार पे अगर कोई चीज लेकर गए तो क्या प्रॉफिट बोलते हो क्या तुम? सर जब तक पैसा नहीं आया उसको मैं प्रॉफिट कंसिडर नहीं करूंगा। तो यहां पे मॉनेटरी एक्सचेंज होना जरूरी है। अब सोनी जी बोलते सर देखो मेरे पास में प्रॉब्लम क्या है सर, ये घड़ी कितने की? मैं बोला 10,000 की। बोले सर 10,000 तो नहीं है, एक काम करो सर मेरी घड़ी आप रख लो, मेरी घड़ी 10,000 की, घड़ी के बदले में घड़ी। पलक बोलती नहीं सर ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता, आप बोल रहे हो 10,000 की घड़ी है, और लिया तब 10,000 की होंगी, आज उसकी वैल्यू 4,000 ही होगी। उसने अपनी रिंग निकाल कर दी थी, सर रिंग ले लो। रिंग की मार्केट वैल्यू वो 17,000। गोल्ड की मार्केट वैल्यू तो निकाल सकते हो ना तुम, तो क्या ये हो गया इसमें मेरे को प्रॉफिट? तुम्हारे हिसाब से यस, तुमको ऐसा लग रहा होगा ऑब्वियसली सर 10,000 की चीज को 17,000 रुपए मिल गए तो आइडियली यस। अलाउड नहीं है, बिकॉज दिस इज अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है गुड्स के बदले में गुड्स देना, गुड्स के बदले में गुड्स देना, विच इज नॉट वैलिड इन इंडिया। अब बार्टर सिस्टम वैलिड नहीं है। तुम्हारा लास्ट पेज खोलो, सेकंड चैप्टर का हेडिंग क्या है पढ़ लो, मनी, और उसमें एक देखो डायग्राम बना हुआ है, एक फोटो बना हुआ है। वो आदमी पैसा दे रहा है क्या? वो चीज के बदले में चीज दे रहा है, नहीं चलती है। सोचो ना, आज तुम किसी दुकान में जाते हो गहू लेने के लिए, गहू की जगह गहू लेते हो चावल देकर आते हो, ऐसे चलेगा क्या? वो सामने वाला गाली देगा, अबे तुमको एक चॉकलेट उसने दे दिया 2 रुपए के लिए, कि तुम्हारा बिल जो हुआ था वो टोटल 10 रुपए 8 रुपए का हुआ, तुमने 10 रुपए की नोट दी, सामने वाले ने तुमको 2 चॉकलेट दी पल्स। एक्सेप्ट करते हो क्या तुम उसको? अगली बार से यही 2 रुपए उसको वापस पल्स के फॉर्म में दो, कैसी गालियां मारेगा देखो। क्योंकि सर इंडिया में गुड्स के बदले में गुड्स देना वैलिड नहीं है, इट इज और रादर इलीगल। इसलिए हमेशा जो एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए वो मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू ही होनी चाहिए। समझ में आया? तो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सचेंज। हाँ, करेक्ट, अंडरलाइन। सर सेल हमेशा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही होना चाहिए, अदरवाइज नहीं चलेगा। उसके नीचे लिख दो, या यहाँ पर नीचे ऐसा डैश करके लिख दो, जो भी करना है तुम कर लो तुम्हारे हिसाब से। इफ गुड्स आर एक्सचेंज्ड विथ गुड्स it will be a barter system which is not allowed. Barter system is not allowed in India. क्लियर है ना? पक्का श्योर हो तुम? लास्ट इज कंजम्पशन, इट इज मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? दिस सम्स अप आर माइक्रो इकोनॉमिक्स, MI। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इज माइक्रो MI एंड सेकेंड इज मैक्रो MA। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत छोटा सा पार्ट है, 5 मिनट 10 मिनट का पार्ट है। उसके पहले एक बार यहाँ तक एक बार नजर घुमा लो पूरी, कि भाई जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उस पर एक बार रिव्यू कर लो।
ये चार्ट बुक 11th की कि 12th की है? 11th की नहीं 12th की होगी ना, देखना उस पर क्या लिखा है, किसकी रह गई है। 12th OCA में लिखा है कुछ कि ब्लैंक है? नहीं, अंदर अंदर ब्लैंक है ना, स्टूडेंट की छूट गई मतलब, ठीक है। हाँ ये बुक देख ले, ये 12th की होगी तो ये भी 12th की होगी, 12th है ना। चलो डन, चलो आगे। जब स्टार्टिंग में बताया था कि देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैंने बोला क्या था कि माइक्रो क्या होता है, पर्सनल, खुद के लिए। देखो ना, हमने खुद के लिए सारी नहीं बातें की है क्या, मेरा कंजम्पशन, मेरा यूटिलिटी, मेरा एक्सचेंज, मेरे वांट्स, मेरे प्रेफरेंसेस, मेरे सीजन्स, मेरे डिज़ायर, मेरी इच्छाएं, सब कुछ मेरा। देश के बारे में किसी ने बात किया है क्या? जब हम कोविड-19 पैंडेमिक में थे, सबके घर वाले घर पे बैठे थे कि सबकी दुकान चल रही थी, हाँ एक्सेप्ट कोई अगर वो इसेंशियल कमोडिटी में होगा तो अलग बात है, बट ऑलमोस्ट सबके पेरेंट्स घर पे बैठे थे और क्या बोल रहे थे, ओह माय गॉड कितना ज़्यादा पैसा मिल गया ये 2020 साल में, 2021वें साल में, ऐसा बोल रहे थे, या ये बोल रहे थे यार पैसा ही नहीं है, पैसा, मार्केट का फ्लो ही नहीं है, सारे धंधे पानी बंद है, पैसा ही नहीं है, जो सेविंग्स करके रखा था उसमें से यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसमें से भी खुदा ना खास्ता किसी के अगर कोविड हो गया तो साले हॉस्पिटल के बिल अलग चल रहे, 6-6 लाख, 7-7 लाख, 8-8 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं लोगों के। करेक्ट? मतलब तुम ये बोल सकते हो कि पैंडेमिक में हम जैसे लोग घर पे बैठकर बेरोजगार बैठे थे, मतलब हम जैसे लोग, मतलब हम तो वैसे भी बेरोजगार थे, पढ़ रहे थे तुम लोग, तुम्हारे मम्मी पापा, कि बिजनेस होते हुए भी कर नहीं पा रहे, जॉब होते हुए भी कर नहीं पा रहे, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट बहुत लेट आना शुरू हुआ। तो जब कोविड-19 पैंडेमिक में हम लोग बेरोजगार बैठे थे, हमारे रिजर्व्स यूज करके हमारी घर की रोजी रोटी चला रहे थे, तुमको बता दूं उस टाइम पर रिलायंस कंपनी ने अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? डेट फ्री। मैंने वर्ड यूज किया डेट फ्री। इस वर्ड का मतलब समझता है? उधर नहीं, उधार है वो। मतलब अगर मैंने सपोज पलक से 10 लाख रुपए लिए होंगे तो मैं बोलूंगा आई हैव टेकन अ डेट ऑफ 10 लाख रुपीज फ्रॉम पलक। समझ में आया? तो डेट फ्री का मतलब क्या होता है? मैंने इसके 10 लाख रुपए चुका दिए, नाउ आई एम डेट फ्री पर्सन। कोई भी कंपनी डेट फ्री अच्छी होती है या डेट वाली अच्छी होती है? बट ऑफ कोर्स सर, जिस कंपनी पे किसी का उधार नहीं है वही तो अच्छी कंपनी है। तो डेट फ्री होने के लिए मुझे पैसा लेना पड़ेगा या पैसा देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। पैसा देने के लिए मुझे कमाना पड़ेगा। मैंने बोला पैंडेमिक में जब हम लोग घर बैठे थे तब रिलायंस ने अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर किया। इसका मतलब रिलायंस ने लोगों को पैसा दे दिया या ले लिया? मतलब उसने पैसा कमाया। साले हम सब लोग घर में बैठे थे तब रिलायंस कंपनी पैसा कमा रही थी। कैसे? अगर बिजनेस बंद है तो सबके बंद होने चाहिए। सर प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत इंडिविजुअल सोच रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि रिलायंस कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, इसी के लिए रिलायंस को बहुत सारी चीजें एग्जम्प्ट होती है कि वो कर सकता है। तुम्हारे घर में क्या अमेजोन के पार्सल नहीं आ रहे थे क्या? जोमेटो की डिलीवरी नहीं हो रही थी क्या? होटल्स बंद थे, डिलीवरी शुरू थी। तो सर जब मैं ये बोल रहा हूं कि पैंडेमिक में मैं घर में बैठा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा देश घर में बैठा है। अगर मैं नेशन एज अ होल की बात करूं तो नेशन के कुछ लोग, मतलब कुछ सेक्टर्स को काम करने का फ्रीडम था, कुछ सेक्टर्स को काम करने का फ्रीडम नहीं था। जब मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से अपने आप को कंसर्न रख रहा हूं। लेकिन जब मैं देश, कंट्री एज अ होल की बात कर रहा हूं तो कंट्री ये सोचता है अगर हर इंसान 140 करोड़ के पूरे 140 करोड़ लोग अगर घर में बैठ गए, इंडिया की इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी, शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, लोगों के बैंक्स, लोगों के फंडिंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, बैंक्स कोलैप्स हो जाएगा, और वो इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा जिससे हम उभर कभी नहीं पाएंगे। इसलिए इकोनॉमी को बहुत स्मूथली तो नहीं रन कर सकते,
बट इकोनॉमी के कुछ फैक्टर्स है, कुछ सेक्टर्स है जिसको रन होना मैंडेटरी है. सोचो तुम्हारे घर में इंटरनेट चला गया, कोई प्रॉब्लम है? आधे घंटे के लिए चला गया, कोई प्रॉब्लम है? लाइट चली गई आधे घंटे के लिए, कोई रोते क्या तुम लोग? और सोचो आरबीआई का सर्वर आधे घंटे के लिए बंद हो जावे तो? नेटफ्लिक्स बोल रहा हूँ, सॉरी, व्हाट्सएप आधे घंटे के लिए बंद हो जावे तो? बैंक के सर्वर्स आधे घंटे के लिए बंद हो जावे तो? मर जाएंगे हम, रुक जाएंगे हम. सोचो अगर बैंक आधे घंटे के लिए बंद हो गया और तुमने 1 लाख का पेमेंट क्या सामने वाले को पहुंचानी, तुम्हारे बैंक से कट गया, गए ना, तुमको रात को नींद आने वाली है क्या? आज दिन तक कभी तुमने सुना है क्या कोई बैंक डूबी है? 1 बैंक, 2 बैंक, 5 बैंकों का नाम जो तुमने सुना है डूब गई? हाँ, लिंकन ब्रदर्स वाली, वो 2008 वाला. ओके, अभी वाली नहीं पता मेरे को. अच्छा, इंडियन बैंक्स, सिलिकॉन पैलो अल्टो रिसर्च सेंटर वाला हो सकता है. मैं सुना था मैंने कुछ तो भी, लेकिन इतना डिटेल नहीं पता मेरे को उसका. इंडियन बैंक्स में कोई, जैसे मैं एक बता दूं, कभी गलती से सुना होगा येस बैंक, बहुत सारे फ्रॉड्स निकले तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी. ओके, और नहीं सुने ना? इंडिया का बैंकिंग सेक्टर इतना सुपर्ब है कि तुमको कभी न्यूज़ मालूम ही नहीं पड़ने देता. मैं तुमको बता देता हूँ, पिछले 10 साल में, 10 साल कैलकुलेटिंग फ्रॉम 2024 आने का है, बट 24 से 14 तक. 2014 में क्या आया? मेरे कॉम्पिटिटर, अरे मोदी मेरे कॉम्पिटिटर, मैं राहुल गांधी हूँ ना, तो मेरे कॉम्पिटिटर हुआ ना. 2014 में मोदी एरा आया. 2014 से 2024 में 30% ऑफ द इंडियन बैंक्स डूबी है. कभी मालूम पड़ने दिया आरबीआई ने? आरबीआई बोलता है अगर गलती से ये बात बाहर लीक हो गई कि ये बैंक डूब गई, वो बैंक डूब गई, और अचानक बैक टू बैक 2-3 बैंक्स डूब गई, लोगों का बैंकिंग सेक्टर पे से भरोसा ही उठ जाएगा. और लोगों का बैंकिंग सेक्टर से अगर भरोसा उठ गया तो लोग इन्वेस्ट या अपना एफडी बनाना छोड़ देंगे. और बैंकों के पास में अगर पैसा नहीं आया तो बैंक फंड्स नहीं दे पाएगा, और अगर बैंक्स फंड नहीं दे पाएगा तो इकोनॉमी रन नहीं हो पाएगी. इसीलिए आरबीआई ट्राई करता है कि रातों रात एक बड़ी बैंक को बोलता है ये बैंक डूब रही है, इसको खरीद ले. जो भी नफा नुकसान है अपन देखते बैठेंगे बाद में, क्योंकि कंट्री को भी पता है, कंट्री को एक बैंक के बारे में या एक कस्टमर के बारे में नहीं सोचना है, पूरे इकोनॉमी एज अ होल के बारे में सोचना है. दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. समझ में आया? चलो, हाँ खुशी, मैक्रो इकोनॉमिक्स. हाँ, अंडरलाइन, कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी, सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट. सर मैं बेरोजगार हूं या मैं रोजंदार हूं, उससे लेना देना नहीं है. पूरे कंट्री के लोग बेरोजगार है क्या, उससे मुझे लेना देना है. ये टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचेगा, ये नेशनल इनकम के बारे में सोचेगा. सर आप कोविड-19 में घर में बेरोजगार बैठे थे, मेरे को लेना देना नहीं है, बट हमारी कंट्री ने कोविड-19 में पैंडेमिक में कितना पैसा कमाया, उससे मुझे लेना देना है. दैट इज नेशनल इनकम, मेरी नेशन की इनकम. नेशनल आउटपुट, सर एक फैक्ट्री कितना आउटपुट प्रोड्यूस करती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं. मेरी कंट्री ने कितना आउटपुट निकाला, उससे मुझे लेना देना है. टोटल इन्वेस्टमेंट, सर मैंने अपने फंड्स शेयर्स में कितना डाला है, म्यूचुअल फंड में कितना डाला है, गोल्ड में कितना इन्वेस्ट किया, हाँ, कंट्री ने कितना इन्वेस्ट किया उसकी बात करो. टोटल सेविंग्स, टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल एटसेट्रा. सर आपके सिटी में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, बाजू वाले दुकान में दूध कितने रुपए लीटर बिक रहा है, आपको लेना देना है, मेरे को कोई लेना नहीं. देश बोलता है दूध का एक्चुअल भाव कितना होना चाहिए, जनरल प्राइस लेवल. दैट विल बी माय मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. समझ में आया? सर तो क्या ये दूध का भाव भी क्या गवर्नमेंट डिसाइड करता है क्या? आंसर इज यस. दूध का भाव गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करता है, बट दूध का मैक्सिमम भाव कितना होना चाहिए ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है. वरना कल को कोई इंसान 2000 रुपए लीटर में बेचना शुरू कर देगा तो फिर तो कोई पैसों की इज्जत ही नहीं बचने की, और जबरदस्ती का हम इन्फ्लेशन क्रिएट करेंगे, महंगाई क्रिएट करेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट बार लगा देता है. 60 रुपए लीटर बेचना है बेचो, 70 बेचना है बेचो, 80 बेचना है बेचो, 80 के ऊपर नहीं जा सकते. इसलिए कहीं पर दूध 60 का मिलेगा, 70 का मिलेगा, 75 का मिलेगा, 80 का मिलेगा, 100 में बेचेगा, झापड़ मारेगा, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते. तो एक बार लगा देगा, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल बोला जाता है उसको. चलो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट विल बी माय नेशनल इनकम.
लास्ट बेंच पर वहां पे रख दो आखिरी में। National income, this reveals the total economic performance of a nation. Underline, total economic performance of a nation. It is referred to as the total income of a country in the economic sense. National income is the aggregate monetary value of all the final goods and services produced in the economy during a year. Sir, national income कैसे निकालेंगे? आपकी कंट्री ने फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स पूरे साल में कितने प्रोड्यूस किए, उतना आपका नेशनल इनकम है। फाइनल गुड्स और प्रोडक्ट्स, इसका मतलब ये होता है किसान है, किसान ने आलू उगाया, इट इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट। उस आलू को मैं खरीद के लाया और मेरे पास में स्टोर करके रखा, दिस इज नॉट माई फाइनल प्रोडक्ट। इस आलू से मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाए और इस फ्रेंच फ्राइज को एंड कंज्यूमर को बेचा, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। मैंने आलू लाया 10 रुपए में, उस पर अपना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब लगाया और इसको 15 रुपए में बेचा विथ प्रॉफिट। 15 रुपया विल बी कंसिडर्ड एज माई नेशनल इनकम। मेरा मतलब मेरा 15 रुपया, इसका 20 रुपया, इसका 100, 150, 50, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसा सब का एग्रीगेट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज माई नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, तू कितना कमाती, तू कितना कमाती, तू कितना कमाती, तू कितना कमा रहा, कितना कितना कितना, सबको ऐड। अबे 140 करोड़ की कैसे ऐड करेंगे? प्लस हर इंसान अपनी सच्ची कमाई बताएगा थोड़ी। कभी ऐसे कभी हुआ होगा, अब नहीं पता ऐसे फॉर्म्स आते कि नहीं आते। हमारे टाइम पे ऐसे फॉर्म्स भी आते थे, कभी कोई स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया है, कहीं पर अप्लाई किया, तो वहां पे लिखते थे तुम्हारे पेरेंट्स की इनकम बताओ। ऐसे कोई फॉर्म भरे क्या तुमने? पेरेंट्स की इनकम बताओ। तुम सच्ची पापा के पास जाके पूछते, पापा बताओ इनकम कौन से ब्रैकेट में डालना है, 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 13 लाख, 13 लाख से 25 लाख। तुम्हारे पापा बोलते थे कि सही इनकम क्या बोलते थे? 3 से 5 लाख डाल देना। घर में 15 लाख की कार होगी, बट इनकम कितनी बता रहे हम? 3 से 5 लाख। डर लगता था, अबे साले ज्यादा इनकम बताएंगे तो कहीं इनकम टैक्स का कोई नोटिस ना आ जावे। तो हर इंसान अपनी सही इनकम बताने वाला है क्या? कभी इंसान को मार्क्स पूछोगे वो सही बताने वाला है क्या? सालो तुम अपने दोस्त को ये पूछ ले तो कल तूने पढ़ा क्या, तो पूरा दिन पढ़ेगा, फिर भी कुछ नहीं पढ़ा मैंने, तो एक इतना बुक ही नहीं खोली मैंने अब तक। सालो तुम साले अपनी कितना पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, वो तक नहीं बताते, तो क्या इंसान अपनी रियल इनकम बताने वाला है क्या? तो जब अपनी रियल इनकम कोई नहीं बताएगा तो नेशनल इनकम सही आ सकती है क्या? इसके लिए कंट्री बोलता है मैं ऐसे तो नहीं कि नेशनल इनकम गिन सकता हूं, मैं काम करता हूं आज इस साल में हमारे इंडिया ने कितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, उसकी वैल्यू विल बी माय नेशनल इनकम। क्योंकि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो वो कंज्यूम हो ही जाएंगे। समझ में आया? ये सब बेसिक से ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये सब चीज के लिए आगे एक चैप्टर आने वाला है, ये तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बस एक ओवरव्यू है। ठीक है, चलो सेकंड आ जाओ, सेविंग्स। मैंने पिछले साल 2 लाख रुपए की सेविंग्स किया, इज दिस अ मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट? माइक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सर कंट्री ने कितना सेविंग्स किया उसके बारे में बात करो। नेशंस सेविंग, इट इज दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज सेट असाइड टू सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड। सेविंग्स क्यों करता है इंसान? सर अभी काम नहीं है, हमारे बच्चों के लिए, मतलब हम गरीब रहेंगे लेकिन हमारे बच्चे अमीर होने चाहिए, दैट इज सेविंग्स। ठीक है, नीड्स बाय फोरगोइंग करंट कंजम्पशन, अभी कंज्यूम नहीं करेंगे, फ्यूचर के लिए कंज्यूम करके रखें। इन अदर वर्ड, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट करंटली ऑन कंजम्पशन बट इट इज केप्ट फॉर द फ्यूचर और फर्दर यूज। इसीलिए माँ बाप को अगर फोन चेंज करने बोलो तो उनकी ऐसी आंखें बाहर आ जाती है। क्या काम है, लाल और हरी बटन का तो काम होता है हमको, इसके अलावा काम ही क्या होता है फोन का, तो क्यों ही चेंज करें? हमको हर 3 साल 4 साल में नया फोन चाहिए। वो बोलते हैं नहीं नहीं इतना खर्चा करेंगे तो तुम्हारे लिए क्या छोड़ कर जाएंगे, आप नोकिया 3310 यूज करो ताकि हम अमीर बने, दैट इज द सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? गोल्ड में, तो गोल्ड में लिया वो सेविंग्स नहीं हो गई क्या? लैंड में तो वो सेविंग्स नहीं हुई क्या? सर जब आप पैसे को आइडल पड़े रख देते हो दैट इज सेविंग्स, बट जब उसी पैसे से आप कोई एसेट खरीदते हो, कोई चीज खरीदते हो, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बढ़ते जावे, एसेट का मतलब होता है परचेस ऑफ अ थिंग विच एनहांसेस इट्स वैल्यू। गोल्ड खरीदा, इट विल एनहांस अ वैल्यू। लैंड खरीदा, इट विल एनहांस अ वैल्यू। मैंने डेस्क बेंच में पैसा डाला, इट इज नॉट गोइंग टू एनहांस माई वैल्यू, इट इज गोइंग टू डेप्रिशिएट।
It is going to decrease in the value of asset, is called depreciate. Therefore it is these are all depreciating assets. My mobile is a depreciating asset. Your car, it is an asset, but it is a depreciable asset. Camera, depreciable asset. TV, depreciable asset. Laptop, depreciable asset. Ring, appreciable asset. ऐसी चीजें जिसका आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो और उसकी वैल्यू एनहांस होने वाली है, दैट इज टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट. लॉजिक समझ में आया क्या इन्वेस्टमेंट का? और सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े, मैंने साइड में निकाल के रख दिए. सर वो सेविंग्स है. वो भी तो सर पड़े पड़े बढ़ने वाली है, बट तुमने उससे कोई चीज खरीदा क्या? देयरफॉर वो सेविंग्स है और ये इन्वेस्टमेंट है. It refers to the creation of capital assets through mobilization of savings, transferring of savings. Example, machinery, equipments, etc. Fourth is trade cycle. सर हरक्यूलिस साइकिल सुना था, हीरो साइकिल सुना था, लेडी बर्ड साइकिल सुना था. ट्रेड साइकिल क्या होता है? ये कौन सी कंपनी है? ट्रेड साइकिल का मतलब होता है बिजनेस साइकिल. सोचो, आइसक्रीम का बिजनेस जान दो ना. भगवान तुमसे तो क्वेश्चन पूछना भी डिफिकल्ट है. दुग्धपूर्णा मालूम है क्या अमरावती में? देखो आधे को मालूम ही नहीं. दुग्धपूर्णा, राजकमल पे पाइनएप्पल शेक. सेकंड चांस, नयन आइस गोला. ओ मां कसम, सही में बोल रहे हो तुम. गोला, गोले का टाइम कौन सा है? ये भी कंपनी नहीं होती इसमें. कोई भी इंसान अगर गोले की गाड़ी लगा रहा है या गन्ने का रस, आजकल फ्रूट्स तो आजकल 24 घंटे मिलते हैं और पूरे टाइम साल में मिलते हैं. गोला की जो शॉप्स होती है उसका मेन टाइम कब होता है? समर्स कब से स्टार्ट होता है? अप्रॉक्स फरवरी. फरवरी में कोई नहीं होता रे. मार्च, यहां पर मिड मार्च से गर्मी होना शुरू हो जाती है और मार्च शुरू होते से थोड़ा 10-15 दिन जाने देते, अप्रैल से गाड़ी लगना शुरू हो जाती है. एंड इट विल लास्ट टिल आइडियली 7 जून हमारा मॉनसून होता है. 15 हो गई है, लगान जैसे नाचना पड़ेगा तब जाके शायद बारिश आएगी. अभी फिलहाल तो नहीं आई है कोई. तो हमारा यहाँ पे जो समर चलता है वो एंड जुलाई तक चलता है, चलती रहता है. उसके बाद में भी सालों कोई खत्म होता है ऐसे नहीं. 3 दिन बारिश आएगी फिर गर्म होता रहता है. जुलाई पकड़ लो. तो एक बात बताओ, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं अपना लाइवलीहुड सिर्फ गोले के बिजनेस से कमाऊंगा तो मैं साल का कितना महीना काम करूंगा? 3 से 4 महीना. 4 महीने के बाद में सोचो ना, अक्टूबर में मैंने गोले की गाड़ी लगाई, बहुत फैंसी गोले की गाड़ी. कोई पागल ही होगा जो आके गोला खाएगा, और आएगा तो 10-15 लोग आएंगे. मतलब अब वापस मुझे अगर पैसा कमाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और अगले साल के लिए वेट करना पड़ेगा. फायर क्रैकर इंडस्ट्री, पटाखों की दुकान या फैक्ट्री छोड़ दो, दुकान कब कब पैसा कमाती है? दिवाली, न्यू ईयर, क्रिकेट मैचेस, इंडिया पाकिस्तान. फाइनल भी नहीं है, शादी मैच है. कोई फाइनल नहीं है, इंडिया पाकिस्तान की मैच है. एक बॉल में आईपीएल फाइनल जैसा सोच लो, सीएसके और जीटी का फाइनल. एक बॉल में 10 रन चाहिए. जड्डू मियां खेल रहे अपने, आखिरी बॉल में 4 रन चाहिए. सामने बॉलिंग करने वाला पाकिस्तान बॉलर है. सारी मैचेस आज दिन तक पाकिस्तान जीती है. आज से 10 साल तक हमने कोई भी पाकिस्तान से मैच नहीं जीता है. आखिरी के एक बॉल पे 4 रन मारने हैं और चौका लग गया. अब फटाके फूटेंगे कि नहीं फूटेंगे? सीजन है क्या फटाकों का? बट कुछ ना कुछ टर्म से सीजन नहीं होगा, बट हम इवेंट ढूंढ लेते हैं इसीलिए. और सबसे ज्यादा फटाकों का टाइम होता है दिवाली के बाद में शादियों का सीजन शुरू होता है. और वो होता है ना, वो कौन सी शादी होती है दिवाली के बाद में 15 दिन बाद में? तुलसी विवाह. उस टाइम पर भी पटाखे फोड़ते हैं. लेकिन इसके बाद में वापस 6-7 महीना ड्राई होता है और फिर धीरे धीरे करके वापस शुरू होता है. दिस इज अ साइकिल. सर बिजनेस चला बहुत चल रहा है, स्लो गया. सर सीजन वापस आया, बड़ा बहुत बड़ा, सर वापस स्लो गया. दिस इज अ साइकिल. एक साइकिल चलता है. हर चीज का एक साइकिल होता है. एकेडमिक ईयर एक साइकिल होता है, एडमिशन का एक साइकिल होता है, टेस्ट का एक साइकिल होता है, रिपोर्ट कार्ड का एक साइकिल होता है. हर चीज का एक साइकिल भी तो होता है. वैसे ही ये बिजनेस का साइकिल, दैट इज ट्रेड साइकिल. समझ में आया? इंडिया की इकोनॉमी सबसे ज्यादा पुअर
इसी दौरान होती है, मार्च से जुलाई के बीच, क्योंकि पूरे इंडिया में हर जगह पर समर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे मतलब बहुत हॉट होता है टेम्परेचर। तुम राजस्थान देख लो, गुजरात देख लो, महाराष्ट्र देख लो, विदर्भ वाला पट्टा देख लो, विदर्भ छोड़ के मुंबई पूना देख लो, हर जगह गर्मी ज़्यादा होती है। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो कंज्यूमर बाहर निकलने को नहीं देखता है ज़्यादा। जब वो कंज्यूमर बाहर निकलेगा नहीं तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा क्या? जब प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं तो इकोनॉमी में पैसा आएगा क्या? तो सर इंडिया को भी पता है कि उसका ट्रेड साइकिल जो है ना वो गर्मी को छोड़कर है, और सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज होता है दिसंबर के टाइम पर। न्यू ईयर तब आया, क्रिसमस तब आया, लोग वेकेशंस के लिए तब जाते क्योंकि तब स्कूल्स को सबको छुट्टी होती है, ऑफिसेस को छुट्टी होती है, तो लोग ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज करते कि हम दुबई जाएंगे, हम सिंगापुर जाएंगे घूमने के लिए। न्यू ईयर के टाइम पर लोग नई चीज़ें खरीदते हैं तो इकोनॉमी में पैसा फ्लो बढ़ता है। समझ में आया? दिस इज ट्रेड साइकिल ऑफ अ इकोनॉमी। तुम्हारी ट्रेड साइकिल की बात नहीं चल रही है, मैक्रो में पढ़ रहे हैं। Trade cycles are fluctuations in the business. They are ups and downs in the overall economic activity. Ups and down means the fluctuation caused by inflation and depression respectively. Inflation का मतलब होता है महंगाई बढ़ना, डिप्रेशन का मतलब होता है पैसों की इज्जत घटना। आज तुमको 5 रुपए की इज्जत नहीं है, कितना भी बोल दो तुमको 5 रुपए की इज्जत नहीं है, 500 के नोट की है। आज से 10 साल बाद में, 20 साल बाद में ऐसा हो जाएगा कि 500 की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, कुछ नहीं आएगा 500 रुपए में। पहले 100 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाती थी, आज 100 रुपए में क्या खरीद सकते हो तुम? कुछ भी नहीं खरीद सकते, सेलिब्रेशन का पैकेट नहीं खरीद सकते किसको गिफ्ट देने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, राइज इन द लेवल ऑफ प्राइजेस। डिफ्लेशन का मतलब होता है पैसों की इज्जत गिर जाना, आपको पैसे की इज्जत ही नहीं है, 2000 में कुछ नहीं आ रहा, कोई वैल्यू नहीं है 2000 की, डिप्रेशन। समझ में आया? Inflation is the continuous rise in the general price level. Depression is the continuous falls in the overall prices and lowering down of economic activity in general. Economy में पैसा ही नहीं बच रहा है। Economic growth का मतलब क्या होगा? सर कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है तो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, दैट इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ। द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हैज अ क्वांटिटेटिव, अंडरलाइन द वर्ड क्वांटिटेटिव डायमेंशन। सर इंडिया का जीडीपी 2016 का 3 ट्रिलियन डॉलर्स था, 2023 का जीडीपी 8 ट्रिलियन डॉलर्स है। मेरे को बताओ जीडीपी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। क्या मैं बोलूं इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ? बराबर। केस 2 सेम, मैं फैक्ट बता रहा हूं सेम। 2016 में 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वर बीपीएल। बीपीएल मतलब बिलो पावर्टी लाइन, ऐसा इंसान जिसका एक पावर्टी लाइन होता है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, दैट इज 33 रुपीज पर डे। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 33 रुपीज पर डे। अगर कोई इंसान दिन का 33 रुपए से कम पैसा कमा रहा है, सोचो ना 33 रुपीज पर डे, अगर कोई इंसान 33 रुपया पर डे से कम कमा रहा है तो उसको हम बोलते हैं बीपीएल, बिलो पावर्टी लाइन। तो 2016 में इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 20% पॉपुलेशन बीपीएल था, जब हमारी कंट्री का जीडीपी कितना था 6 ट्रिलियन डॉलर्स, तब 20% लोग बीपीएल थे। 2023 में कंट्री का जीडीपी 9 ट्रिलियन डॉलर्स, बट करेंटली 37% आर बीपीएल। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, 6 ट्रिलियन डॉलर से इकोनॉमी 9 ट्रिलियन डॉलर्स तक बढ़ी, बट बीपीएल वाले लोग कम हुए, बीपीएल वाले लोग बढ़े। तो भली क्वांटिटेटिवली इकोनॉमी ने ग्रोथ कर लिया, बट क्वालिटेटिवली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा नहीं हुआ। सर तो फिर जीडीपी कैसे बढ़ी? अरे अमीर लोगों ने और पैसा कमा लिया, रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर। इसीलिए क्वालिटेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने में फर्क होता है। जितने तेजी से इंडिया की ग्रोथ हो रही है, उतने ही तेजी से इंडिया के स्लम्स भी एरिया बढ़ते जा रहे हैं। तो भली इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है क्या? सर इकोनॉमिक ग्रोथ एक बार का नहीं करोगे चलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाओ। कोई भी इंसान गरीब नहीं रहेगा तभी तो हम बोलेंगे कि हम अमीर हो गए। अगर गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, देश को तो पैसा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस फ्रॉम दोज अमीर पीपल,
बट गरीब तो और गरीब नहीं हो गया क्या? वो तो और सुसाइड करने लग जाएगा, किसान और सुसाइड कर ही रहे। तो सर हम सिर्फ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे। दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट विच हैज अ क्वालिटेटिव डायमेंशन। अंडरलाइन द वर्ड क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटी, इसको सिर्फ अमाउंट से मतलब है, इसको रियल ग्रोथ से मतलब है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स which determine the well-being of the people, example education, health, etc. देश भले कितना भी आगे बढ़ रहा है, निर्भया केसेस के बाद में क्या केसेस नहीं हो रहे? क्या रेप केसेस नहीं हो रहे? क्या मर्डर केसेस नहीं हो रहे? आजकल हर न्यूज में को तो बैंगलोर की मिलती है, हर जगह को जो भी कुछ हो रहा है सारा बैंगलोर में हो रहा है। भले बैंगलोर की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही होगी, बट बैंगलोर में ये सारे केसेस बढ़ रहे, तो एक्चुअली बैंगलोर ग्रोथ कर रहा है होगा क्या? सर वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। समझ में आया? दिस सम्स अप आर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड चैप्टर नंबर 1, माइक्रो एंड मैक्रो। क्लियर है यहां तक में? कुछ डाउट? श्योर? आज क्या है? थर्सडे, सैटरडे टेस्ट। तो वो तो बोला ही था जब चैप्टर खत्म होगा 2 दिन बाद टेस्ट आएगी। तो सैटरडे टेस्ट कितने मार्क्स की रहेगी पता नहीं, बनाऊंगा 40 मार्क्स की। सर फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे क्या? हाँ। मैच द कॉलम्स होंगे क्या? हाँ। सर पढ़ेंगे कैसे? कुछ नहीं, जो है उसको ही पढ़ना है। सब चीज़ें ये रहेगा कि तुमको कॉन्सेप्ट्स कितनी समझी है, रहेगा सब उसी का। ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुमको एकदम से जीडीपी पूछ लूँगा, इंडिया की जीडीपी बताओ कितनी है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले। बट दोगे तब समझ में आएगा। और पेपर जो भी रहता है वो एज पर तुम्हारा 12th एंड 11th का पैटर्न ही होता है। ऐसा नहीं कि मैं मेरे पैटर्न से उसको बनाऊंगा। तो जो पेपर रहेगा वो उसी का पैटर्न रहेगा। उसके बाद में तुमको प्रॉपर एक पूरा ये मिल जाएगा कि तुमको क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब कुछ दूंगा, लेकिन पहले ट्राई तो करो। ठीक है? तो सैटरडे चैप्टर 1 की टेस्ट। जो लोग एब्सेंट थे चैप्टर 1 के लिए उनको रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा, रिकॉर्डिंग में सब कुछ है, पूरा चैप्टर कवर्ड है। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम चैप्टर 1 में? चलो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ओसीएम स्टार्ट करेंगे। ओसीएम के नोट्स मिली है सबको? नहीं? नोट्स ओसीएम की क्या है? दे दो।